12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद क्रैश हो जाती है। प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो जाती है। मौत का कुल आंकड़ा 290 पार। एक ऐसा हादसा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन हुआ क्या था वहां? सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर वो कौन से आखिरी पल थे जिन्होंने इतनी जिंदगियां निकाली? आज हम इस हादसे की गहराइयों में जाएंगे और समझेंगे पूरी कहानी। बोइंग 787 ड्रीमलाइन जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पैसेंजर्स अपनी सीट पर थे, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे और पायलट कॉकपिट में फाइनल चेक्स कर रहे थे। दोपहर के लगभग 1:38 पर फ्लाइट को टेक ऑफ की क्लियरेंस मिलती है। प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा, स्पीड बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में कुछ अनोखा हुआ। पायलट ने कंट्रोल टावर को मेडे कॉल भेजा। मेडे, मेडे, AI-171 थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, वी आर फॉलिंग। ये थे पायलट के आखिरी शब्द जो उस प्लेन से सुनाई दिए। सिर्फ थ्रस्ट नॉट अचीव्ड या फॉलिंग, इसका मतलब साफ था, प्लेन को जितनी पावर मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी और प्लेन ऊपर जाने की बजाय नीचे आने लगा। कुछ ही पलों में वो विशाल प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से थोड़ा दूर BJ मेडिकल कॉलेज में आ गिरा। सोचकर ही रूह कांप जाती है। जो प्लेन कुछ देर पहले आसमान में उड़ने वाला था वो अब जमीन पर आग का गोला बन चुका था। इस प्लेन क्रैश में एक मेजर गलती सामने निकल कर आ रही है और ये गलती इतनी क्रिटिकल थी कि इसने एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट तक को हवा में उड़ने से रोक दिया। और अगर आप इस वीडियो की फुटेज को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर 3 गलतियां नजर आएंगी। पहली, प्लेन के विंग्स रिट्रैक्टेड हैं, मतलब सीधे हैं, ओपन नहीं हुए। दूसरी, इसका लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया है। और तीसरी, प्लेन का नोज ऊपर की तरफ है, जैसे ये टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा हो। अब ये कॉन्फ़िगरेशन काफी वियर्ड और कॉन्ट्रास्ट वाली सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे प्लेन एक साथ टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप भी कभी विंग्स के पास वाली सीट पर बैठे हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसके विंग्स के कुछ पार्ट बाहर निकल आते हैं। इन्हें स्लैट्स और फ्लैप्स बोला जाता है। ये दोनों मिलकर अराउंड 10 to 15 डिग्रीज का टिल्ट बनाते हैं, जिसे एंगल ऑफ अटैक कहा जाता है। इस एंगल से विंग्स थोड़ा कर्व शेप ले लेते हैं, जिससे कि लिफ्ट जनरेट होता है। इस वक्त प्लेन का नोज भी ऊपर होता है और थोड़ी देर में लैंडिंग गियर्स भी अंदर चले जाते हैं। यही एरोडायनेमिक्स कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जिससे कि लिफ्ट क्रिएट होता है और प्लेन आसानी से हाई एल्टीट्यूड पे उड़ पाता है। और जब प्लेन प्रॉपर एल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है तब ये विंग्स के पार्ट वापस से रिट्रैक्टेड हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, टेक ऑफ के टाइम पे विंग्स बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं हुए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट 0 डिग्री पर था और लैंडिंग गियर्स भी अंदर नहीं गए थे। बोइंग 787 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट्स के इंजन एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। थ्योरेटिकली अगर विंग्स एक्सटेंड ना भी हुए हों और लैंडिंग गियर बाहर ही हो, जिसका मतलब ड्रैग बहुत ज्यादा हो जाए, तब भी ये इंजन्स ड्रैग को कॉम्बैट करने की क्षमता रखते हैं। मतलब प्लेन फ्लैट विंग्स के साथ भी टेक ऑफ कर सकता है। पर इतने बड़े एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है और इस ज्यादा स्पीड के लिए बहुत लंबा रनवे भी चाहिए होता है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस एयरक्राफ्ट ने अपने टेक ऑफ के लिए पूरा 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे यूज किया था। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि फ्लाइट सेफली टेक ऑफ कर पाएगी। अगर किसी भी और फैक्टर की वजह से लिफ्ट थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या फिर ड्रैग ज्यादा हो जाता है तो प्लेन के क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्लेन क्रैश का एक्चुअल रूट कॉज क्या था? प्लेन इतने अनयूजुअल टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्यों था? क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, सिस्टम जैम हो गया था, या फिर अनरिस्पॉन्सिव हो गया था, या फिर ये एक पायलट की गलती थी? क्योंकि डेटा के हिसाब से 65% एविएशन एक्सीडेंट्स पायलट एरर की वजह से होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, पास्ट में भी ऐसे 2 सिमिलर केसेस हो चुके हैं। 2008 स्पेन में मैकडोनाल्ड डगलस MD-82 और 1987 अमेरिका के डिट्रॉइट में मैकडोनाल्ड डगलस DC-982। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर यह कोई पुराना या फिर आउटडेटेड प्लेन नहीं है। ये एक कटिंग एज मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और कंफर्ट के लिए जाना जाता है। ये पर्टिकुलर प्लेन जो क्रैश हुआ करीब 12 साल पुराना है। बोइंग 787 को 2011 में कमर्शियल सर्विस में लाया गया था और इससे पहले तक इसके सेफ्टी रिकॉर्ड्स काफी अच्छे थे। ये बोइंग 787 का पहला फेटल एक्सीडेंट है जिसके अंदर इतनी जानहानि हुई। इसमें 2 पावरफुल इंजन होते हैं जो इसे लंबी दूरी तक उड़ने में मदद करते हैं और इसके डिजाइन में कंपोजिट मटेरियल्स का यूज किया गया है जो इसे हल्का और मजबूत बनाते हैं। तो फिर एक ऐसा मॉडर्न और सेफ प्लेन कैसे क्रैश हो गया? क्या प्रॉब्लम उसके इंजन में थी या फिर सिस्टम में या फिर कोई
और ही कारण था? आज ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब पायलट ने बोला कि थ्रस्ट नॉट अचीव, तो इसका सीधा मतलब ये है कि इंजन से प्लेन को आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं मिल रही। टेक ऑफ के लिए इंजन को पूरा थ्रस्ट देना होता है और अगर वो नहीं मिलता तो प्लेन लिफ्ट ऑफ नहीं हो पाता है। और इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे बड़ी कड़ी है ब्लैक बॉक्स। जी हाँ, वो दो डिवाइसेस, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन्हें ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। भले ही दिखने में ये चमकीले ऑरेंज कलर के होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, इसके अंदर प्लेन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मूवमेंट रिकॉर्ड होती है, यानी स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस और सरफेस एरिया और कंट्रोल सरफेस पोजीशंस। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, इसके अंदर कॉकपिट की हर एक छोटी से छोटी आवाज रिकॉर्ड होती है, यानी पायलट्स की बातचीत और कंट्रोल टावर से कम्युनिकेशन। खुशकिस्मती से अहमदाबाद क्रैश के ब्लैक बॉक्स को तभी के तभी रिकॉर्ड कर लिया गया था और अब उसकी डिकोडिंग चालू है। ये ब्लैक बॉक्स ही बताएगा कि पायलट ने क्या फील किया और क्या देखा, यहाँ तक कि इंजन्स और सिस्टम में क्या गड़बड़ हुई थी। इससे बाहर आने वाली हर एक जानकारी इस ट्रेजेडी का रीजन सामने लाएगी। तो इस क्रैश के पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते, जिन पर अभी जांच चल रही है। एविएशन एक्सपर्ट्स ने कुछ थ्योरीज दी हैं जिन पर अभी फोकस किया जा रहा है। थ्योरी नंबर 1, बर्ड स्ट्राइक, यानी कि एक बर्ड या फिर एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स जब इंजन से टकराती हैं तो इंजन फेल हो जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे लार्जली रूल आउट कर दिया क्योंकि एक साथ दोनों इंजन्स में क्रिटिकल फेलियर सिर्फ बर्ड स्ट्राइक की वजह से होना मुश्किल है। अक्सर बर्ड स्ट्राइक एक इंजन को इफेक्ट करता है, दूसरा बैकअप में रहता है। थ्योरी नंबर 2, क्रिटिकल इंजन पावर लॉस। टेक ऑफ के दौरान दोनों इंजन्स का मैक्सिमम थ्रस्ट देना जरूरी होता है। अगर एक इंजन में भी पावर लॉस होता है तो दूसरा इंजन कंपनसेट कर सकता है। लेकिन वर्स्ट केस जिसमें दोनों ही इंजन्स कंप्लीट फेलियर में चले जाए तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे ही क्रिटिकल इंजन पावर लॉस कहते हैं। थ्योरी नंबर 3, फ्यूल कंटामिनेशन। कभी कभी फ्यूल में पानी या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस मिल जाता है। ऐसा होने पर इंजन्स में सही तरीके से कंबशन नहीं हो पाता और वो कंप्लीट पावर डिलीवर नहीं कर पाता। थ्योरी नंबर 4, सॉफ्टवेयर ग्लिच या फिर कंट्रोल सिस्टम्स में गलती। मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसे 787 कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर में बहुत डिपेंड करते हैं। क्या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच था या कोई सेंसर मेल फंक्शन हुआ जिसने पायलट्स को गलत डेटा भेजा या इंजन्स को गलत कमांड्स दिए? ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसकी जांच हो रही है। तो अभी तक तो ये थ्योरीज हैं, लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स और क्रैश साइट से मिले सभी सबूतों को एनालाइज नहीं किया जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन टीम्स हर छोटे से छोटे क्लू को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ हिंदुस्तान का हादसा नहीं है, इसकी जांच एक इंटरनेशनल टीम भी कर रही है। इंडिया की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB इसकी लीड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लेकिन बोइंग और उसके इंजन मैन्युफैक्चरर और US के नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA के एक्सपर्ट्स भी इस जांच के अंदर शामिल हैं। इस तरह की जांच बड़ी लंबी और थोरो होती है। एक एक स्क्रू, एक एक वायर और एक एक डेटा पॉइंट को एग्जामिन किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ कारण पता करना नहीं होता, बल्कि फ्यूचर में ऐसे हादसे ना हो उनके लिए रिकमेंडेशन भी दी जाती है। और इस हादसे के तुरंत बाद सरकार और एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के पूरे 787 ड्रीमलाइनर फ्लीट की एनहेंस सेफ्टी चेक्स के ऑर्डर दिए। हर प्लेन को थोरोली चेक किया जा रहा है, इंजन से लेकर सॉफ्टवेयर तक, ताकि कोई भी दिक्कत न रह जाए। टाटा ग्रुप जिसके पास अभी एयर इंडिया है, उन्होंने भी विक्टिम्स के फैमिलीज के लिए कंपनसेशन का ऐलान कर दिया है। हर एक फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी कंपनसेशन जिंदगियों की भरपाई नहीं कर सकता। फिर भी ये एक कदम है उन परिवारों को सपोर्ट करने का जिन्होंने सब कुछ खोया है। तो ये हादसा सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है। आज तक हर एक बड़े हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बदलाव लाया है। ब्लैक बॉक्स डेटा से जो भी कुछ सामने आएगा उसके आधार पर फ्यूचर में एयरक्राफ्ट डिजाइन, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स, पायलट ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रोसीजर्स के अंदर बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। एंड एविएशन इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्री जहां पर सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता है और हर हादसा उस प्रायोरिटी को मजबूत करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से सच जल्द ही सामने आएगा और जो भी कमियां हुई हैं उनको सुधारा जाए ताकि आगे जाकर ऐसी घटनाएं कम हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।